नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्त, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं डायरेक्ट, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है? मतलब कि जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे इसके बारे में कुछ चर्चाएं भी किया है कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन और शरीर की रक्षा का अधिकार दिया गया है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? ये दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको एक संविधान में जोड़ा गया, अधिकार दिया गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जो कब दिया गया ये भी इसमें समाहित है। क्या 2002 में 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? शोषण के विरुद्ध मेरे दोस्त, इसमें शोषण, अनेक प्रकार के शोषण जो है वह ए और बी दोनों में समाहित है। हाँ, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मानव व्यापार को अवैध घोषित किया गया? जो मानव का व्यापार अवैध घोषित करने का कौन सा अनुच्छेद है? ये कौन सा अनुच्छेद है? 23 अनुच्छेद का 23वां अनुच्छेद है, जो कि ये व्यापार करने का अवैध घोषित किया गया। ठीक है, इसमें देखो कुछ लिखा भी गया है। 23वें अनुच्छेद द्वारा मानव व्यापार को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजन प्रतिबंधित है? मतलब कार्य करने के लिए प्रतिबंध बनाया गया है। किस 14 साल के कम बच्चों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि वह कार्य नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 24 के अंतर्गत क्या वह कार्य नहीं कर सकते। बात समझ में आई? चलो आगे अंतर्गत देखो, इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है कि 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने काम या किसी अन्य जोखिम पूर्ण कार्य में नहीं लिया जा सकता। मतलब कि जो जोखिम वाला काम होता है, जो खतरा वाला काम होता है, इसमें शामिल नहीं किया जा सकता 14 वर्ष के बालकों को। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धार्मिक मतलब कि अपने धर्म के प्रति किसके अंतर्गत आता है? तो ये मेरे दोस्त, ये 25 से 28 के बीच आता है। धार्मिक स्वतंत्रता होती है इसमें। धर्म, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, चलो, जो 25 से 28 भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें? 25 और 28 के बीच में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ जाओ दोस्त कि जिसमें जिस राज्य का कोई भी विशेष धर्म ना हो उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। तो क्या इसमें लिया कि धर्मनिरपेक्ष का अभिप्राय है कि राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा तथा राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे। लेकिन कहाँ यहाँ लोग मान रहे हैं कि सभी धर्म समान हैं। ठीक है, छुआछूत की भावना आज भी कायम है इस देश में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है? धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। आप 25 के अंतर्गत धर्म का अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें व्याख्यान दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को स्वीकार करने, आचरण करने और प्रचार करने को पूर्ण स्वतंत्रता है। दोस्त, ये आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा?
देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा स्वीकृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब शिक्षा और संस्कृति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो दोस्त डी में है क्या, जो कि डी में बी भी है 29 और 30, इसमें शिक्षा का अधिकार और तथा संस्कृति का अधिकार समाहित है। ठीक है, इसमें देख लो दिया है 29 और 30 के अंतर्गत समस्त नागरिक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि भाषा या लिपि संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। भाषा और लिपि, अपनी भाषा और लिपि किसके अंतर्गत है। मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना कि 29 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, 29 के अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ देखो इसमें निष्कर्ष भी निकाल के दिया है कि 29 के अनुसार नागरिक के प्रत्येक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। अपनी संस्कृति को बचाओ और अपनी भाषा, लिपि, किसी भी कोई भी भाषा आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है मेरे दोस्त कि जो जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या क्या हो, कम हो, तो किसके अंतर्गत आता है, 30 के अनुच्छेद कितना, 30 के अंतर्गत आता है कि अपनी संस्था खोल सकता है अल्पसंख्यक। ठीक है, और इसमें देखो कि दिया है क्या, पूरा विस्तृत दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म या भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने की अधिकार प्रशासन द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब कोई भी धर्म हो, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कोई संस्था खोल सकता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत आता है। मूल कर्तव्य, हमारा जो मूल कर्तव्य है किसके अंतर्गत आता है, 51 क के अंतर्गत आता है। किसके, 51 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो इसमें विस्तृत दिया है कि संविधान 42वां संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4(1) में अनुच्छेद भाग 4(a) में अनुच्छेद 51 क जोड़कर उसके मौलिक कर्तव्य का अधिकार दिया गया। जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भाग कितना, ध्यान से सुन मेरे लाल, कि भाग 4 में अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और कितने सन में, 1976 में। इतना तुम देखो समझ जाओगे ना तो तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगा ये सब। ठीक, चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो मेरे दोस्त ये भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है इसका एक ही उद्देश्य है कि राज्य कल्याण का प्रोत्साहन, क्या, कि राज्य कल्याण जो है उसका क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए उसे। ठीक है, क्या दिया है, इसका विस्तृत क्या दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जन कल्याण को प्रोत्साहित करना वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा कि भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। ये सब मैं तुम्हें बता दिया मेरे दोस्त कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तुम ही बताओ। 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। कब, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। क्या भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। भैया राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी किए हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत की स्थापना किसने की है, रचना किसने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, नाम उसका क्या है, वंदे मातरम। क्या नाम है उसका, वंदे मातरम। ठीक है, क्या, वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम है जो कि लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। अगर उत्तर प्रदेश का पूछता तो बारहसिंगा हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका पूछ रहा भारत का, क्या है, बाघ है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। क्या है, मोर है। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश का पूछता तो सारस हो जाता। किसका, उत्तर प्रदेश का क्या है,
उत्तर प्रदेश का क्या, सारस। सारस है, क्या है, सारस है। उत्तर प्रदेश का सारस है और भारत का क्या है, मोर है। क्या है, मोर। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प मेरे दोस्त कमल है। क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। ठीक, और चलो उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का मेरे दोस्त पलाश। क्या है, पलाश। क्या है मेरे दोस्त, पलाश। क्या, पलाश। उत्तर प्रदेश का क्या है, पलाश। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राज्य चिन्ह तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त, का सारनाथ के स्तंभ, अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा होता है? तो ये क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, बात समझ में। देखो, ये देखो इसका विस्तृत है कि अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता, जिसका अर्थ है सत्य का ही विजय होती है। क्या, सत्य का ही विजय होती है। बात समझ में आया ना दोस्त? ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो आप इसको देखें और आनंद उठाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।